Today we are going to read about agriculture and irrigation in Chola dynasty. अभी हम चोला डायनेस्टी पढ़ रहे थे। चोला डायनेस्टी में हमने देखा कि वो किंग कैसे थे, चोला डायनेस्टी रूलिंग फॉर्म में कैसे आई, ये सभी चीज हमने देखा। और अब क्या देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या फॉर्म था। वो जो कल्टीवेट करते थे, जो वो फार्मिंग करते थे, वो किस चीज की फार्मिंग करते थे, कैसे करते थे, और इरिगेशन वो कैसे करते थे। तो many of the achievements of the Cholas were made possible through new development in agriculture. अब अगर कहीं फसल अच्छी होती है, कहीं कहीं का इकोनॉमिक स्थिति अगर अच्छा है, इकोनॉमिक सिचुएशन अगर अच्छा है, तो वो स्टेट, वो राज्य, वो किंगडम खुद ब खुद डेवलप करेगा, वो डेवलपमेंट में आ जाएगा। जब उसका ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा, तो वो जो किंग है वो अपने किंगडम को हमेशा उन्नति की तरफ ही लेकर जाएगा। तो इट्स सेम लाइक इन चोला डायनेस्टी कि जैसे जो भी अचीवमेंट्स हुई, जो भी डेवलपमेंट्स हुई, वो क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चर प्रोसेस उनका बहुत अच्छा था। एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी चीजें थी, जो भी फेवरेबल कंडीशंस थे, सब उनके पास अवेलेबल थे। अब हमें क्या देखना है? लुक एट मैप 2 अगेन. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. अब कावेरी कहाँ जाती है? कावेरी जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो अलग अलग ब्रांचेस में डाइवर्ट हो जाती है, वो अलग अलग ब्रांचेस में आके बट जाती है। ये देखो, ये कावेरी आ रही है, ये बे ऑफ बंगाल में आके, ये देखो ये कावेरी रिवर है, दिस इज कावेरी रिवर। और यहाँ ये अलग अलग इसकी सब्स्टिट्यूटरी हो जा रही है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मैप देखो, ये देखो ये कावेरी रिवर आ रही है यहाँ से, यस मैम। कावेरी, और इसके ब्रांचेस अलग अलग हो गए हैं बहुत सारे यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। दिस इज बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, दिस इज अरेबियन सी, और ये इंडियन ओशियन। इंडिया इज इंडिया जो है वो अपने जो 3 तरफ से सी से घिरा हुआ है। इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 सीज, दैट इज बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। बे ऑफ बंगाल, इसे क्या कहते हैं? इसे हम ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ये जो ये पूरा रीजन है ना, ये देखो ये ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है, और ये वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। तो कावेरी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले बहुत सारे सब्स्टिट्यूटरी में बट जाती है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे अगर वो सब्स्टिट्यूटरी में बट रही है, तो जहां जहां उसकी सब्स्टिट्यूटरी जा रही है वहां वहां इरिगेशन आराम से होगा, क्योंकि वहां पानी अच्छे से मिल रहा है। वहाँ सारी चीजें जो भी फेवरेबल कंडीशन है इरिगेशन के कल्टीवेशन के लिए, वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल होंगी। सॉइल फर्टाइल होंगे वहां पे, क्योंकि अगर वो पानी वाटर फ्लो हो रहा है वहां पे, और कभी पानी का लेवल हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो जो सॉइल भी है वो भी चेंज होती रहती है। ओवर, जैसे पानी अगर कभी ओवरफ्लो हो गया तो सॉइल भी तो चेंज हुई ना, जो सॉइल कहीं से बह के आ रही है वो वहां आके डिपॉजिट हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो कल्टीवेशन के लिए सारे ये फेवरेबल कंडीशन थे। Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soils on their bank. वही है कि जब ये ओवरफ्लो होता है, जब पानी ज्यादा होता है, जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वो उसके किनारे में आके डिपॉजिट होते जाते हैं। Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture,
particularly the cultivation of rice. अब राइस कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए? राइस कल्टीवेशन के लिए हमें नमी चाहिए, हमें ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, हमें पानी चाहिए। अभी देखो अभी बारिश कितनी हो रही है, तो अभी देखना अभी हर जगह अभी धान की खेती होगी, अभी राइस का कल्टीवेशन होगा, क्योंकि राइस के कल्टीवेशन के लिए हमें मॉइस्चर ज्यादा चाहिए होता है। अभी हम वीट ग्रो नहीं कर सकते, वीट हम ग्रो अभी नहीं कर सकते, और वीट हमेशा ठंड के मौसम में होती है जब मॉइस्चर कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए चोला डायनेस्टी में मीन साउथ रीजन में राइस का कल्टीवेशन भी ज्यादा होता था, क्योंकि इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी और फेवरेबल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर, it provides fertile soil, and it provides water for irrigation. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large cultivation. अब जबकि हमें ये पता है कि जो अलग पार्ट तमिलनाडु के जो अदर पार्ट्स थे, मीन्स चोला डायनेस्टी को छोड़ के, वो कावेरी रिवर के आसपास को छोड़ के, तो वहां भी एग्रीकल्चर जो थे ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि अभी वो मतलब डेवलप हो रहे थे या नहीं हुए थे, डेवलप वो हो चुके थे। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। तो क्या हुआ 5th और 6th सेंचुरी से, यानी कि 500 और 600 साल जब हुए थे, 500 भी और 500 और 600 एडी, तो उस समय लार्ज स्केल कल्टीवेशन होने लगा, मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेशन होने लगा, बहुत ज्यादा वो क्रॉप ग्रो करने लगे, सिर्फ अपनी नेसेसिटी को ही पूरी करने के लिए ही नहीं, वो एक्सपोर्ट भी करने लगे। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट में वो बेचने लगे, तो ये सारी चीजें लार्ज स्केल कल्टीवेशन शुरू हो गई। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, कहीं कहीं जंगलों को क्लियर करना पड़ा, खेती के लायक जमीन बनाने के लिए जंगलों को काट देते थे वो, और कहीं कहीं जैसे जमीन नीचे होती थी तो उसको लेवल करते थे, उसको समतल बनाते थे। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट flooding, and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas 2 crops were grown in a year. Okay, तो अब क्या हुआ कि जैसे जहाँ पे फ्लड का आने का थ्रेट होता था, जहाँ बाढ़ आने की संभावना होती थी, वहां मेर बनाते थे। एम्बैंकमेंट मींस लाइक कि वो ऊंचे ऊंचे मेर बना देते थे, बांध बना देते थे कि पानी आकर उनकी फसलों को बर्बाद ना कर सके। कहीं कहीं वो कैनाल बनाते थे, नहर बनाते थे, जिससे कि पानी उनके खेतों तक पहुंचे और वो क्रॉप इजीली ग्रो हो सके उनके लिए। और वहां पे 2 क्रॉप, एक साल में 2 क्रॉप मेनली ग्रो होते थे। ठीक है, एक साल में 2 क्रॉप वो ग्रो करते थे, 2 तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। जैसे अगर देख लो यूपी बिहार में तो 2 तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं एक साल में। वीट भी ग्रो होता है, वीट होता है विंटर सीजन में, और समर सीजन में राइस ग्रो होता है। ठीक है, in many cases it was necessary to water crops artificially. अब कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई अब मतलब नेचुरली हम ना यूज कर सके, तो कहीं पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है नेचुरली, मीन्स हम जो रिवर का सोर्स है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम कैनल नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां आर्टिफिशियली पानी देना पड़ता था। मीन्स हमें लाइक कि वेल्स हम डग कर रहे हैं, या फिर हम टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और टैंक में क्या कर रहे हैं, हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। जैसे अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, लाइक दैट ओनली, कि रेन वाटर हमने कलेक्ट किया और फिर उसके थ्रू हमने इरिगेशन अपने इरिगेट किया अपने प्लांट्स को, जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसल है, हमने उसे इरिगेट किया, हमने वहां इरिगेशन किया। और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं भी पानी स्टोर कर दो, पता चला कि हमारा फील्ड यहाँ है, कि जैसे हमारा ये फील्ड यहाँ है और हमने यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाया, तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने में भी तो काफी सोर्स चाहिए, लाइक लेबर चाहिए।
या फिर हमें वैसी बाल्टियां चाहिए कि हम यहाँ से यहाँ तक ले जाए, तो हमें ऐसी जगह कंस्ट्रक्ट, तो इसके लिए प्लानिंग करनी होगी ना कि हम ऐसी जगह टैंक कंस्ट्रक्ट करें कि यहाँ से अगर हम छोटी सी कैनाल बनाते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे फील्ड में आए। तो ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होती थी, एज सच नहीं कि हाँ भाई कहीं से कुछ भी उठाया और कहीं पे भी रख दिया। नहीं, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होती थी। और जो लेबर चाहिए होते थे, जो रिसोर्स चाहिए होते थे, ये सारी चीजें पहले से प्लान होती थी। वो ये सारी चीजों की प्लानिंग करते थे कि वो कैसे करेंगे, वो वाटर को कैसे शेयर करेंगे, डिफरेंट फील्ड्स में वो वाटर कैसे जाएंगी, ये सारी चीजें प्लान होती थी। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. जो नए रूलर्स थे, जो नए किंग्स थे, या जो लोग उस विलेजेस में रहते थे, वो इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट लगते थे, लाइक फार्मिंग, इरिगेशन, इन सभी चीजों में वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मीन्स उनका शासन कैसा था, वो कैसे रूल करते थे, वो कैसे अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी व्हेन वी विल डू एनीथिंग, उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले सबसे पहले हम प्लान करते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि अच्छा हमें ये काम करना है, हम हमें इस काम को किस तरीके से करना है, हमें क्या काम करना है, तो ये सारी चीजें हम प्लान करते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम फॉर्म करते हैं कि उन प्लान को करने में क्या क्या चीजें, कौन कौन लोग लगेंगे, कैसे कैसे लोग लगेंगे, क्या मतलब कौन कौन से लोग और क्या क्या उनका ऑक्यूपेशन है, उस प्रॉपर जो वर्क हमें करना है उसे करने के लिए वो लोग सही है, मतलब वो कर सकते हैं वो चीजें या नहीं। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और उन चीजों को हम फॉलो करेंगे, उन चीजों की हम शुरुआत करेंगे और तब वो चीज हमें एट लास्ट मिलेंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन एज इट इज नहीं बन जाता, उसे सारी सबसे पहला जो उसका फॉर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका क्राइटेरिया है वो है प्लानिंग। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कैसे कैसे लोग हैं, वो किसको क्या अथॉरिटी देते हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उड, जो सेटलमेंट होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, मीन्स लाइक जो संभ्रांत लोग होते थे, जो वेल्दी पीपल होते थे, उनको उड़ कहा जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज उड became prosperous with the spread of irrigation and agriculture। ये और prosperous होते जा रहे थे, क्यों? क्योंकि इरिगेशन और एग्रीकल्चर उस समय का इतना अच्छा था। जो वो एग्रीकल्चर करते थे, जो वो फसलें उगाते थे, जो वो क्रॉप्स वो करते थे, वो इतनी अच्छी यील्डिंग देते थे कि वो और भी प्रॉस्पेरस हो जाते थे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। जो ऐसे विलेजेस बने थे, मतलब बहुत सारे लोग मिलके, जो छोटे छोटे, पहले तो लोगों, मतलब एक गांव बना, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, फिर वैसे ही छोटे छोटे गांव मिलकर जो एक बड़ा यूनिट बना, मीन्स समझ लो 10 गांव मिलकर एक बड़ा सा यूनिट बना, एक बड़ा सा गांव बना, उसे क्या कहते थे? उसे नाडू कहते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना अगर नोट करते हो कहीं पे तो। ठीक है, सबसे पहले तो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, मीन्स जो सम्रांत लोग थे, जो धनी लोग थे, वो जो जहाँ सेटल हो रहे थे उसको हम उड़ कहते थे, दैट वाज नोन एज उड़। फिर वो क्या हुआ, वो प्रॉस्पेरस होने लगे, वो और धनी होते गए, वो और प्रॉस्पेरस होते गए। कैसे? जैसे जैसे इरिगेशन और एग्रीकल्चर ये बढ़ता गया, ये ज्यादा अच्छा होता गया, तो ये लोग भी अच्छे होते गए। तो और ऐसे जो छोटे छोटे विलेजेस थे, उनका ग्रुप बना, उनका ग्रुप बना, और जो उसका लार्जर फॉर्म बना उसे नाडू कहते हैं। The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes.
तो ये जो नाडु बना या जो विलेज काउंसिल बना, मीन्स बहुत सारे विलेजेस को मिलकर एक जो नाडु बना, एक जो विलेज काउंसिल बना, वो क्या करता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उनके जो होते थे, लाइक डिस्पेंसिंग जस्टिस, मीन्स कि वो लोगों को जस्टिस देते थे। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया, किसी ने कोई क्राइम किया, तो वो उसे जस्टिस देते थे। और क्या करते थे, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। अभी हमने वेट्टी पढ़ा था ना, हमने अभी एक दो क्लास पहले वेट्टी पढ़ा था। वेट्टी क्या था, वेट्टी इज अ टाइप ऑफ टैक्स था जो कि चोला डायनेस्टी ने लगाया था। इसमें जैसे सीढ़ी का भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता था। हम अपने घर पे रूफ डालते हैं तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता था। दैट वाज कॉल्ड वेट्टी, उसे वेट्टी कहते थे। Rich peasants of the Vellal, rich peasants of the Vellal caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. अब जो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट था, जो चोला गवर्नमेंट मतलब जो चोला डायनेस्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो क्या करते थे, एक जो रिच पीजन मीन्स जो काफी लोग अमीर आदमी थे, किसके, वेल्लल कास्ट के। वेल्लल कास्ट हो गया, वो इसको ऐसे समझो, ये हो गया वेल्लल कास्ट। दिस इज वेल्लल कास्ट। और इसके जो रिच पीजेंट थे, वेल्लल कास्ट के जो रिच पीजेंट थे, इनका कंट्रोल था नाडू पे। ठीक है, जो नाडू बना, नाडू तो अब पता है ना कि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नाडू, नाडू किसे कहते हैं, बताओ भाई, कोई नहीं बता रहा। नाडू कहते हैं जो बहुत सारे स्मॉल विलेजेस, बहुत सारे गांव को मिलकर एक हाँ बिल्कुल, तो जो एक बनता है। हाँ जो लार्जर यूनिट बना उसे नाडू कहते हैं। तो जो वेल्लल कास्ट के रिच पीजेंट होते थे, वेल्लल कास्ट के जो रिच पीजेंट थे उस समय, उन लोगों ने क्या किया, वो सुपरवाइज करते थे नाडू को। ठीक है, जैसे कोई भी बात हुई उस नाडू में, उस विलेजेस में, वो जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, उस उन सारे विलेजेस में अगर कोई भी चीज हुई, कोई भी अफेयर हुआ, मीन्स लाइक कोई भी बात हुई किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो उसको सुपरवाइज करते थे। वो उन रिच पेजेंट के कानों में वो बात जाती थी और वो उनको सुपरवाइज करते थे, देख रेख करते थे। कैसे, किसके सुपरविजन में, चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में। जो उस समय उस डायनेस्टी के जो किंग थे, जो रूलर थे, उनके सुपरविजन में वेल्लल कास्ट के रिच पीजेंट नाडू का सुपरविजन करते थे। क्लियर है या फिर से बताओ, क्लियर है? आगे बढ़ूं या फिर से बताऊं? आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम आ रही है आवाज। बताऊं फिर से या फिर ठीक है, आ गया समझ में? मैम ठीक है, आगे बढ़िए। The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. ठीक है, ये हो गया। Each peasant of the Vellal caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners titles like Manvindavelan. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बोलने की कोशिश करना, ये नहीं कि बस रीड कर लेना। तो जो चोला किंग थे, जो रिच लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, काफी धनी जमींदार थे, तो उनको चोला किंग ने टाइटल दे रखा था। उनको चोला किंग ने
एक सरनेम दे रखा था जो कि था मानवेंद्रवेलन। ठीक है, मानवेंद्रवेलन मीन्स अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। मीन्स कि आप 3 राजाओं के अधीन हैं, आप 3 राजाओं को सर्व कर रहे हैं। मीन्स आप मतलब वो 3 राजा को अपनी सर्विस दे रहा, अधीन नहीं कह लो, ये 3 राजा को अपनी सर्विस दे रहा है। मीन्स 3 राजा उससे हेल्प ले रहे हैं। या अरैया, दो मतलब वो उन्हें क्या नाम देते थे, सॉरी मान नहीं है, मूवेंद्रवेलम, मूवेंद्रवेलन या अरैयर, अरैयर या मूवेंद्रवेलन, वो उसे क्या कहते थे, मूवेंद्रवेलन या अरैयर। तो जो रिच पीजेंट थे, जो रिच लैंड ओनर थे, चोला किंग्स, उन्हें ये टाइटल्स देते थे, मूवेंद्रवेलन एंड अरैयार। मूवेंद्रवेलन का मतलब होता है वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, और अरैयार का मतलब होता है चीफ। As markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. क्यों देते थे भाई, क्योंकि ये जो है ये रिस्पेक्ट को मार्क करता था, ये दिखाता था कि भाई हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इनकी हम इज्जत करते हैं, हम इन पे ट्रस्ट करते हैं, हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो उनकी देखरेख ये कर सकते हैं। मीन्स समझ लो मूवेंद्रवेलन और अरैयार जो है ये सीएम हो गए। ठीक है, ये सीएम हो गए, अभी के जो सीएम हो गए वो मूवेंद्रवेलन हो गए या अरैयार हो गए। और पीएम क्या हो गए, पीएम हो गए किंग। ठीक है, किंग तो एक ही है, सीएम तो बहुत सारे हैं ना। और जो अब सबकी अपनी अपनी वर्क है, एक राज्य को देखना है, एक स्टेट को देखना है, सीएम को, सीएम अपने स्टेट को लुक आफ्टर करता है, दूसरा सीएम दूसरे स्टेट को लुक आफ्टर करता है। और पीएम क्या करते हैं, पीएम इन सबकी निगरानी करते हैं, इन सबकी देखरेख करते हैं। कल के न्यूज में देखा था ना कि कल पीएम ने क्या किया है, सारे सीएम से बोला है कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट क्या किया है, आपने अपने स्टेट में क्या क्या वर्क किया है, उन सभी के डिटेल्स बताएं। तो लाइक दैट ओनली जो चोला किंग थे उन्होंने मूवेंद्रवेलन या अरैयर वो डिजाइन वो असाइन कर देते थे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, नाडू के लिए। ठीक है, नाडू के लिए। और फिर वो उन्हें रिपोर्ट करता था, जो अरैयर होते थे, जो मूवेंद्रवेलन होते थे, वो रिपोर्ट करते थे किंग को, और वो बताते थे कि किस चीज की जरूरत है उनके नाडू में, और क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें वो बताते थे। ओके, टाइप्स ऑफ लैंड। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन कैटेगरीज ऑफ लैंड। अब जो चोला इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं चोला डायनेस्टी की, वो लैंड को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रही थी। वो बताती है कि जो लैंड है, जो जमीन है, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, कि ये इनकी है, ये ऐसी चीज है, मतलब हर लैंड को एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे वेलन वगई, वेलन वगई होता था कि लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट प्रोप्रिएटर। इसके प्रोप्रिएटर कौन होते थे, इनका अधिकार किसके पास होता था, वेलन वगई वो पार्ट है लैंड का जिसको नॉन ब्राह्मण उसके लैंड ओनर होते थे। ठीक है, जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट है, जो नॉन ब्राह्मण धनी है, वो जो नॉन ब्राह्मण संभ्रांत लोग हैं, वो उसको ओन करते थे, वो उस लैंड को ओन करते थे, वेलन वगई को। ठीक है, वेलन वगई। अब ब्रह्मदेया, अब देखो यहाँ ब्रह्मदेवा, ब्रह्मदेया, अब इसमें अगर देखो तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। ब्रह्म हो गया ब्राह्मण, इतना अगर देखो तो ये ब्राह्मण, देया जो हम कहते दिया लिया दिया, दिया दिया मीन्स देना। ठीक है, यहाँ हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, ब्रह्म दिया है तो ब्रह्म से हम ब्राह्मण कर सकते हैं, और दिया से देना। तो ब्रह्म दिया हो गया कि ऐसे लैंड
जो कि ब्राह्मण को गिफ्ट होते थे। जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण को गिफ्ट करते थे। तो दैट लैंड वाज नोन एज ब्रह्मदेया। अब नाउ इज शहला भोगा। शहल भोगा, शहल भोगा क्या था भाई? लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। ऐसे स्कूल ऐसे शालब होगा, शालब होगा। ठीक है, शालब भोग और स्कूल, एस से स्कूल है, एस से शालब भोग, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए, स्कूल को चलाने के लिए जो जमीन यूज होती थी, दैट वाज नोन एज शालभोग। ठीक है, शालभोग रिलेटेड टू स्कूल, एस एस एस। ठीक है, देवदाना और नामट्टू नामट्टुकनी। देवदान और तिरुनामट्टुकनी, तिरुनामट्टुकनी, देवदान तिरुनामट्टुकनी। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हो? टी से टेम्पल और टी से तिरुनामट्टुकनी। ठीक है, तो ये कैसे लैंड होते थे? जो कि टेम्पल्स को गिफ्ट किए जाते थे कि आप अपने यूज के लिए उसे लीजिए। ठीक है, नाउ पलिचंदनम। पलिचंदनम, फलीछंदम। फलीछंदम ऐसा लैंड था जो कि जैन इंस्टीट्यूशन, जो जैन इंस्टीट्यूट होती थी उस समय की, उनको वो डोनेटेड होती थी। वो लैंड जो कि जैन इंस्टीट्यूशन के अंडर होते थे। जो चोला किंग होते थे वो डोनेट करते थे जैन इंस्टीट्यूशंस को। दैट लैंड वाज नोन एज पालीचंदनम। ठीक है, ये याद करना, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड के कितने टाइप्स थे और वो क्या कहलाते थे और किसको दिए जाते थे, ये सारी चीजें क्लियर है ना? ये बिल्कुल क्लियर है, ये तो मेंशन ही है इसमें। वेलन वगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर्स, ब्रह्मदेया, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, बी फॉर ब्रह्मदेया, बी फॉर ब्राह्मण्स। शालभोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, एस फॉर शालभोगा, एस फॉर स्कूल, एस फॉर शालभोगा। देवदाना और तिरुनामट्टुकनी, तिरुनामट्टुकनी टी से, और टी से टेम्पल, तो लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। पलिछंदम, the land donated to जैन इंस्टीट्यूशन। ये तीनों तो इसके मतलब नेम में ही इसका आंसर छुपा है, बाकी ये दोनों थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। We have seen that the Brahmins often receive land grants or Brahmadev, ये अभी जो एक्सप्लेन किया है वही सारी चीजें हैं। As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. तो क्या हुआ कि अगर उनको जो जमीन दिया गया था ब्रह्मदेय, यानी ब्राह्मण को जो जमीन दी गई थी, जो लैंड दी गई थी, तो वो कहाँ थी? वो कावेरी वैली के आसपास थी। तो क्या हुआ, ब्राह्मण जो है वहां रहने लगे, वहां क्रॉप्स ग्रो करने लगे, क्योंकि कावेरी नदी का जो बेल्ट था, कावेरी नदी का जो रीजन था, वो काफी फर्टाइल था। तो ब्राह्मण लोग जो साउथ इंडिया के कावेरी रीजन है, कावेरी वैली है, वहां रहने लगे थे। ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। मतलब जो भी ब्रह्मदेव था, जो भी लैंड था जो ब्राह्मण को दिया गया था, वो उसके जो लैंड होल्डर्स थे वो प्रोमिनेंट ब्राह्मण थे, मतलब काफी समृद्ध ब्राह्मण थे और वो काफी अच्छे से उसकी देखरेख करते थे। These assemblies worked very efficiently. Assembly means बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक देख रहा है। वो ब्रह्मदेय जो था किसी एक पर्सन को नहीं था, वो एक समाज को मिलता था, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण पीपल को। तो वो लोग उसकी देख रेख करते थे और वो मिलकर उसके उसे अच्छे से ग्रो करने के लिए, या फिर जो भी चीज, जिस चीज के लिए वो यूज करते थे उस ब्रह्मदेव को, उस लैंड को, उसे एफिशिएंटली, उसमें वर्क हो, वो एफिशिएंटली यूज हो, वो इसकी निगरानी करते थे।
Their decisions were recorded in detail in inscription. उनके जो डिसीजन है वो इंस्क्रिप्शंस में अच्छे से लिखे हुए हैं. Often on the stone walls of temple, या फिर टेम्पल के जो स्टोन वॉल्स होते हैं, जो दीवार होती थी स्टोन की, उस पे भी लिखे होते थे. या तो कहीं पे इंस्क्राइब कर दिया गया होता था, या तो वो मंदिरों के ऊपर जो पत्थर से जो मंदिरों की दीवार बनी होती थी उस पे लिखा जाता था. Association of traders known as Nagarans also occasionally performed administrative functions in town. जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उनका जो एसोसिएशन था उसको नागारम्स कहते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, कभी कभी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी कि जो आधिकारिक फंक्शंस थे, जो ऑफिशियली फंक्शंस थे उस टाउन के, उसे वो देख लिया करते. ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं. कल हम शुरू करेंगे यहाँ से. इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपूर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, नेम थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, बट ठीक है, इसे एक दो बार पढ़ोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो रीड जरूर करना इसे. ओके, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे.